नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्याम सिंह हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहें और प्रदेश के कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण के लिए निरंतर समर्पित भाव से काम करते रहें। उन्होंने मंत्री के पिछले वर्षों के प्रयासों और योगदान की सराहना की है और ये उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी वो प्रदेश की कृषि योजनाओं और किसानों की भलाई के लिए पूरी लगन के साथ कार्य करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों की उन्नति, उत्पादकता और बढ़ाने की नई कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में मंत्री के समर्पण की भी विशेष प्रशंसा की है। इस अवसर पर पूरे हरियाणा सरकार की ओर से श्याम सिंह राणा को शुभकामनाएं भी दी गई हैं। दिल्ली से अगली खबर आ रही है। दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महत्वपूर्ण बातें साझा की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में फूड सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है, क्लाइमेट में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है और वाटर टेबल लगातार गिर रही है। मिट्टी की सेहत खराब होने और सप्लाई चेन कमजोर होने से ग्लोबल मार्केट का अंदाजा लगाना कठिन हो गया है। फडणवीस ने बताया कि ग्लोबल साउथ के देशों के लिए खेती केवल आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि रोजी रोटी, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक जरिया है। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना और जिम्मेदार एआई को अपनी नीति में केंद्र में रख रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो दिल्ली से आ रही है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भाग लिया है। उन्होंने एआई एक्सीलरेटर्स फ्यूलिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ सत्र में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के साथ विचार विमर्श किया है। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश सरकार ने आईबीएम, निवेदिता आईटी मद्रास और यूएनआईसीसी जैसे संस्थानों के साथ एआई बुनियादी ढांचे और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। आईबीएम के साथ साझेदारी के तहत राज्य के 10 लाख युवाओं को एआई, क्वांटम तकनीकी और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। नायडू ने विश्व आर्थिक मंच के सीईओ बार्गे ब्रेंडे और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ ग्लोमेज बैठक की है और एडोब के सीईओ शांतनु नारायण एवं अरोमैको के अधिकारियों से मुलाकात की है। समिट में एआई लिविंग लैब्स और क्वांटम एआई यूनिवर्सिटी जैसे नवाचार केंद्रों की स्थापना पर भी चर्चाएं हुई हैं और उस पर जोर दिया गया है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यमुना बाजार स्थित ऐतिहासिक हनुमान बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की है। उन्होंने मंदिर में दर्शन कर दिल्ली की सुख, शांति, समृद्धि और विकास के लिए आशीर्वाद मांगा है और जनता को धन्यवाद दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 250 करोड़ रुपए के विधानसभा विकास कार्यों और 10,000 करोड़ रुपए की बड़ी जो परियोजनाएं हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इसके अलावा हाल ही में 25 नई अटल कैंटीन का उद्घाटन और 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। रेखा गुप्ता ने कहा कि ये 1 वर्ष दिल्ली के लिए नई दिशा तय करने वाला रहा और जनता के भरोसे और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से उन्होंने दिल्ली की सेवा में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है। जनता का दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद करती हूं जिन्होंने दिल्ली में भाजपा को ये सेवा करने का मौका दिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझ जैसी कार्यकर्ता को दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी सौंपी, विश्वास किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं, बधाई देती हूं, जिन्होंने वर्षों तक मेहनत करते हुए
दिल्ली में आज ये स्थान बनाया जहां भाजपा की बहुमत की सरकार है। और बहुत धन्यवाद करती हूं दिल्ली की मेरी बहनों का, देश की बहनों का, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। मेरे संघर्ष में वो मेरे साथ रही, मेरी खुशी में मेरा साथ निभाया और मेरी ऊर्जा और मेरे साहस को उन्होंने हमेशा बनाए रखा। और आज इस प्रभु के प्रांगण में खड़ी होकर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रभु श्री राम का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये आशीर्वाद मुझे दिया कि मैं शक्ति के साथ, साहस के साथ दिल्ली की समस्याओं को समाधान दे सकूं। और सभी को फिर से बहुत धन्यवाद करते हुए आप सबके विश्वास के लिए, आप सब ने जो मुझ में विश्वास जताया उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज के इस दिन जब सरकार ने 365 दिन, 1 साल पूरा किया है। 1 साल कहीं ना कहीं दिल्ली की दिशा बदलने का समय था और 5 साल का कार्यकाल दिल्ली की। मेघालय के शिलोंग से लोकसभा सांसद रिंकी एड्रयू जे सिंगकॉन का गुरुवार शाम को निधन हो गया है। वर्षीय सिंगकॉन दोस्तों के साथ मालवाई मयूग इलाके में फुटबॉल खेल रहे थे, तभी अचानक मैदान पर वो गिर पड़े और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट की बात करें तो उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। सिंगकॉन वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के नेता थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता विसेंट पाला को हराकर पहली बार सांसद बने थे। राजनीतिक में आने से पहले वो NEHU से अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। उनके आकस्मिक निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सेंगमा सहित कई नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। अगली खबर लखनऊ से आ रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 20 फरवरी 2026 को लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये वही सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में पेश होने के लिए वो रवाना हो गए हैं और ये मामला 2018 का मानहानि केस का है, जिसे भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दायर किया था और इसमें राहुल गांधी पर तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। अदालत ने राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 20 फरवरी को अंतिम अवसर दिया था। लखनऊ पहुंचने पर उनके साथ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा जैसे वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी आज कोर्ट में CRPC की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराएंगे और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वडोदरा के सायाजी अस्पताल में अधीक्षक द्वारा अचानक किए गए निरीक्षण में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। जांच में पर्दों के पीछे बड़ी संख्या में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर छिपाकर रखने की बात मिली है, जिसे भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। जलने वाले वार्ड में वर्षों पुराने और बंद पड़े 23 AC तुरंत बदलने के आदेश दिए गए हैं। सोनोग्राफी कक्ष में गंदगी और बाहर बॉक्स के ढेर देखकर प्रशासन को तुरंत सफाई के उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। इमरजेंसी बिल्डिंग की 3री मंजिल पर अंधेरा और अव्यवस्था पाई गई है, जिस पर अधिकारियों की फटकार लगाई गई है। 20 तारीख से आने वाली NABH टीम के दौरे से पहले अस्पताल प्रशासन की तैयारियां और भागदौड़ तेज हो गई है। मरीजों ने सवाल उठाया है कि ऐसी कार्रवाई पूरे साल आखिर क्यों नहीं होती। जबलपुर के सिरोहा इलाके में गुरुवार 19 फरवरी 2026 की रात एक मंदिर में तोड़फोड़ के बाद भारी तनाव और हिंसा भड़क गई। ये विवाद आजाद चौक में उस समय शुरू हुआ जब एक युवक ने कथित तौर पर दुर्गा मंदिर की ग्रिल को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना रात करीब 9 बजे की हुई थी, जब मंदिर में आरती चल रही थी और पास की स्थित मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। तोड़फोड़ की खबर फैलते ही दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज किया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिरोहा, खितौला और गोसलपुर थानों की पुलिस के साथ अतिरिक्त बल वहां पे तैनात किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने अब तक करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया है और बाकी उपद्रवियों की पहचान के लिए जांच जारी है। अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। बीकानेर से अगली खबर आ रही है। बीकानेर में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के पहले एम्पोरियम कला कुंज का उद्घाटन जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने किया है। हरुलाई हनुमान मंदिर रोड पर बने इस केंद्र में उस्ता कला, बीकानेरी कशीदाकारी, पोकरण और पॉटरी, जोधपुर मेटल क्राफ्ट, मथेरड़ कला, टाई एंड हाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेंटिंग, साफ पगड़ी सहित कई हस्तकलाओं के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि ये एम्पोरियम स्थानीय आर्टिजन्स को सशक्त बनाने और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी माना जा रहा है। पर्यटन, शिक्षा और अन्य विभागों के समन्वय से अधिक लोगों तक ये विरासत पहुंचाई जाएगी और हस्तशिल्प सेवा केंद्र जोधपुर के सहायक निर्देशक रविवीर चौधरी ने बताया कि ये एम्पोरियम आर्टिजन्स, एसएचसी और प्रोड्यूसर कंपनियों को सीधी ग्राहकों से जोड़कर आर्थिक लाभ पहुंचाने की एक उद्देश्य बनाया गया है। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधन रमेश ताबिया ने कहा कि ये पहल स्थानीय आर्टिजन्स के लिए बाजार उपलब्ध कराने में मदद साबित होगी। बीकानेर से अगली खबर आ रही है। बीकानेर में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने पत्रकारों से सीधी बातचीत में बताया कि उनका उद्देश्य राजस्थान के 1 करोड़ 10 लाख एससी लोगों के उत्थान और विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों और फंड्स का सही उपयोग कराना है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नियमित मीटिंग लेकर योजना और लोन वितरण की समीक्षा की जाती है। राजेंद्र कुमार ने उदाहरण देते हुए बताया कि अजमेर में कई लोन केसेस बैंक में लंबित थे, जिन्हें उन्होंने अधिकारियों और कलेक्टर के माध्यम से तुरंत उनका समाधान दिलवाया है। उनका मानना यह है कि अगर इच्छा हो तो हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे राजस्थान में बस्तियां और रिमोट क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच सके। उनका लक्ष्य है पिछड़े समाज और देश के विकास में सक्रिय योगदान देना। आपको पता है कि मैं अध्यक्ष हूँ राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग। तो पूरे राजस्थान में हमारे ऑफिसेज हैं और 1 करोड़ 10 लाख ऐसे के लोगों की दुख दर्द में खड़ा रहने की, उनका विकास करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए और जो कुछ हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, तो उनको लोन देना, इन सब के लिए तो मैंने अपने अधिकारियों को बुला रखा है। अनुजा निगम के हैं, कौशल राजीविका के हैं और उद्योग विभाग के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर हैं। तो इन सब की मैं मीटिंग ले रहा हूँ, उनको रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि सरकार में निर्णय लिए जाते हैं, नीति बनाई जाती है, लेकिन उसको लागू करना प्रशासन का काम है। आपको पता है कि मैं अध्यक्ष हूँ राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग। तो पूरे राजस्थान में हमारे ऑफिसेज हैं और 1 करोड़ 10 लाख ऐसे के लोगों की दुख दर्द में खड़ा रहने की, उनका विकास करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए और जो कुछ हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, तो उनको लोन देना। श्रीगंगानगर से अगली खबर आ रही है। श्रीगंगानगर में श्रान समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में उपस्थित सभी पक्षों ने समस्या के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास और सहयोग का आश्वासन दिया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम के तहत आवारा श्वानों की नसबंदी और अन्य गतिविधियों में जनता और पशु प्रेमी संस्थानों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने डॉग बाइट के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी और निरंतर कार्रवाई पर जोर दिया है।
नगर परिषद और पशुपालन विभाग के अधिकारियों का समुचित कार्य योजना बनाकर संबंधित पक्षों के सहयोग से श्रांत समस्या का स्थायी समाधान करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में एसडीएम प्रशासन सुभाष कुमार, नगर परिषद आयुक्त रविंद्र यादव, वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अरुण लीला, व्यापार मंडल के नरेश सोतिया सहित अन्य अधिकारी भी वहां पे उपस्थित रहे। जो शहर में डॉग बाइट के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके समस्या के समाधान के लिए हमने आज एक मीटिंग रखी थी, जिसमें जो शहर के प्रबुद्धजन हैं, व्यापारीगण हैं, उनके साथ साथ जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, एनिमल लवर्स हैं, एनजीओज हैं और जो वेटनरी के डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके साथ हमने एक मीटिंग रखी थी आज, जिसमें हमारे द्वारा ये चर्चा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग किस प्रकार से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सभी पक्षों को इन्वॉल्व करते हुए हमने ये आज एक मीटिंग का आयोजन किया था। जो शहर में डॉग बाइट के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके समस्या के समाधान के लिए हमने आज एक मीटिंग रखी थी, जिसमें जो शहर के प्रबुद्धजन हैं, व्यापारीगण हैं, उनके साथ साथ जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अगली जो खबर आ रही है वो डिडवाना से आ रही है। डिडवाना के ललारसरी गांव में बेटी सुमित्रा पावड़िया की बिंदोरी का आयोजन परंपरा से हटकर घोड़ी पर सवार होकर किया गया, जिसे पूरे गांव ने उत्साहपूर्वक देखा और उनकी सराहना की। इस अवसर पर परियोजना और ग्रामीणों ने नाच गाकर खुशी जताई और इस पहल में न केवल शादी की रस्म को जीवंत किया गया, बल्कि समाज में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ संदेश को भी मजबूत किया गया। समाज सेवक भगवाना राम पावड़िया ने बताया कि आज बेटियों के प्रति समाज में जागृति आई है और अब बेटियों को बेटों के बराबर समझना और समान जो अवसर हैं वो देना एक प्राथमिकता आवश्यकता बन चुकी है। सुमित्रा के चेहरे पर सम्मान और खुशी साफ झलक रही थी और ये आयोजन ग्रामीण अंचलों में बेटियों के सशक्तिकरण और सम्मान अधिकार की दिशा में एक प्रेरक उदाहरण बन चुका है। डिडवाना में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली और सोलर पैनल लगाने का अभियान तेजी से चल रहा है। अधिकारी ACF4 मीणा ने बताया कि अब तक 1949 घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं, जबकि लगभग 1500 नए कनेक्शन पाइपलाइन में हैं। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है और 1 किलोवाट के पैनल में 49,200 किलोवाट पर 77,000 और 3 किलोवाट पर 95,000 की मदद मिल रही है। अधिकारियों ने बताया कि पैनल लगवाने वाले परिवारों के लिए बिजली बिलों में भारी बचत हो रही है और सोलर पैनल की जो सुविधा है वो अधिक मदद के चलते लोग इस योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे न केवल बिजली खर्च कम होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी एक मजबूती मिलेगी। सोलर है, इसमें अभी तक 1949 लोगों ने अपनी छतों पे रूफटॉप सोलर लगा लिया है और आगे अभी लग रहे हैं करीबन 1500 भी पाइपलाइन में, जो और जल्दी लग जाएंगे। इससे भी लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। जिन लोगों ने अपने घर पे रूफटॉप सोलर लगाए, उनके बिजली की बिलों की जो बचत हो रही है वो अच्छी है और इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। तो 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000 और 3 किलोवाट तक 78,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। बाकी 17,000 है जो राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी है। तो इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं और आगे आने वाले टाइम में भी इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाने में रुचि दिखा रहे हैं। इसमें सोलर है, इसमें अभी तक 1949 लोगों ने अपनी छतों पे रूफटॉप सोलर लगा लिया है और डिडवाना में परिवहन विभाग ने बिना वैध दस्तावेज और ट्रेड सर्टिफिकेट के संचालित हो रहे ऑटोमोबाइल शोरूम पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई के निर्देशन में निरीक्षण करते हुए टीम ने डिडवाना और कुचामन क्षेत्र के 6 शोरूम की सीज कर दिया है। 6 जो शोरूम थे उनको सीज कर दिया गया है। वहां मौजूद 15 वाहनों को जब्त कर लिया गया है। निरीक्षण में खुलासा हुआ कि कई प्रतिष्ठित डीलर नियमों की अवहेलना करते हुए वाहन विक्रय कर रहे थे। विभाग ने शोरूम प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर कार्रवाई पूरी की है।
अधिकारियों ने साफ संदेश दिया है कि भविष्य में भी बिना वैध कागजात वाहन विक्रय करने वालों और नियम तोड़ने वाले डीलरों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। भरतपुर से अगली खबर आ रही है। रुद्रावल में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई ने अवैध खनन माफियाओं के लिए हड़कंप मचा दिया है। उपवन संरक्षक भरतपुर के नेतृत्व में नाका बस्ती पहाड़पुर अवैध खनन क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक हाइड्रा मशीन, एक ट्रैक्टर, मै कंप्रेसर और एक बरसों मशीन को जब्त कर लिया गया है। अवैध खनन में लिप्त माफिया मौके से फरार हो गए। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार की सख्त कार्रवाई से अवैध खनन पर नियंत्रण पाने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अजमेर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में लगे रहे और उप मुख्यमंत्री केवल कुर्सी की टांग खींचने में लगे रहे। उन्होंने ये आरोप लगाया कि विधायक समर्थन होटल में बैठे रहे और जनता के लिए कोई काम नहीं किया। राठौड़ ने बताया कि भाजपा सरकार ने 35 लाख करोड़ के एमयू किए और विकास कार्यों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आते हैं, जनता को सौगात मिलती है। आगामी 28 फरवरी को अजमेर में होने वाली सभा की तैयारियों का जायजा लेने वो आए थे और भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान सरकार जनसंख्या के आधार पर जिलों और वार्डों का पुनर्गठन कर रही है, ताकि सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषित होते ही भाजपा चुनावी मैदान में सक्रिय हो जाएगी और सही जनप्रतिनिधि चुनकर आएगी। काम कर रहे हैं धरातल। मैंने आपसे नहीं कहा कि हमने जो घोषणाएं की है, हम जब चुनाव में जाते हैं तो पहले घोषणा करते हैं कि हम ये करने वाले हैं और उसमें से हमने 80% से अबोव हमने काम कर दिया। भाई कांग्रेस के 5 साल और हमारी 2 साल की तुलना कर दो, हम आपको आंकड़ा दे देंगे, एक एक चीज़ का आंकड़ा देंगे, यहाँ प्रस्तुत करेंगे, हम जनता के बीच में देने वाले हैं कि कांग्रेस ने 5 साल में जितने काम किए उससे कई गुना काम हमने 2 साल में कर दिए। तब तो मानोगे ना, रिकॉर्ड दे सबूत देंगे तो हाथ कंगन को हार सी क्या पता चल जाएगा। पर्ची की सरकार कहा जाता है, कठपुतली है। अब ये है वो मोदी जी की कठपुतली है, वो कहेंगे तो ही काम होगा, बाकी नहीं होगा, ऐसा ही मानते हैं? किस तरह? देखिए, मोदी जी हमारे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहेंगे वो काम होगा ही होगा, इसमें भी दो राय नहीं है। वो क्या चाहते हैं, उनकी तरह हम छलनी बन करके थोड़ी रहने वाले हैं। कांग्रेस में तो नेतृत्व विहीन कांग्रेस है, कहाँ है उनका नेतृत्व? इसलिए वो ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ता है। काम कर रहे हैं धरातल। मैंने आपसे नहीं कहा कि हमने जो घोषणाएं की है, हम जब चुनाव में जाते हैं तो पहले घोषणा करते हैं कि हम ये करने वाले हैं और उसमें से हमने 80% से अबोव हमने काम कर दिया। भाई कांग्रेस के 5 साल और हमारी 2 साल की तुलना कर दो, हम आपको आंकड़ा दे देंगे। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।